आइए आज हम स्टडी करेंगे वैद्युत फ्लक्स। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके बारे में देखते हैं और सही से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि किसी डीएस क्षेत्रफल के छोटे पृष्ठ से उसके अभिलंबवत v वेग से प्रवाहित होने वाले किसी द्रव के प्रवाह पर विचार कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक पाइप है हमारे पास, मोटा पाइप, और उसके मुंह का क्षेत्रफल ds है। उससे उसकी लंबाई में एकदम लंबवत, अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर, पृष्ठ से मतलब ये जो क्षेत्रफल है, कहने का मतलब जो ये मुंह है, ये मान लीजिए कि पाइप का मुंह है, तो इससे एकदम हमारी तरफ, इस पृष्ठ के एकदम हमारी तरफ जो पानी आएगा तो इस पृष्ठ के 90 डिग्री होगा। ये पृष्ठ हमारा कागज पे है, ये वृत्ताकार, और हमारी तरफ पानी आएगा तो इस कागज के पृष्ठ से 90 डिग्री हुआ। तो इस प्रकार से अगर जो है कोई पानी का प्रवाह हो रहा है, द्रव का, पानी मतलब कोई भी द्रव हो सकता है, तो कह रहा है उस पर विचार कीजिए। तो द्रव के प्रवाह की दर इस क्षेत्र के प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आयतन VDS द्वारा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्षेत्रफल है उस वृत्ताकार मुंह का पाइप के ds, उसमें अगर जो है जो हमारा ये आयतन है, तो कह रहा है द्रव के पृष्ठ की दर इस क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आयतन VDS द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो पानी का बहाव होगा उस वृत्ताकार VDS क्षेत्रफल से, उसमें पानी का वेग का गुणा किया, तो पानी के द्रव का वेग, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर हो गया, और क्षेत्रफल जो ds है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो पूरा देखा जाए तो मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब प्रति सेकंड, और आयतन का मात्रक भी मीटर क्यूब होता है। तो वही इसीलिए कह रहा है आयतन, और आयतन की जगह लिखा है VDS, और दर का मतलब प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड या वेलोसिटी यानी वेग के मात्रक से आ रहा है, तो आयतन प्रति सेकंड यह गुजरने वाला हो गया। तो कह रहा है तथा यह उस तल से गुजरने वाले द्रव के फ्लक्स को निरूपित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्ताकार अगर कोई हमारे पास पृष्ठ है, तो उस वृत्ताकार पृष्ठ जिसका ds क्षेत्रफल है, उससे कितना आयतन पानी निकल रहा है, ये कहने का मतलब प्रति सेकंड, वही हमारा फ्लक्स हो जाएगा। अब अभिलंबवत, ध्यान देना, वेग अभिलंबवत होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के कोण पर, इसको अभिलंबवत को ध्यान देना है। तो यहां से अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इस तल यानी पृष्ठ पर अभिलंब द्रव के प्रवाह की दिशा अर्थात v के समांतर नहीं है और उसके बीच थीटा कोण बनाती है, तो v के अभिलंब तल में प्रक्षेपित क्षेत्रफल ds cos थीटा होगा। अभी इसको समझा रहे हैं। और कह रहा है अतः पृष्ठ ds से बाहर गुजरने वाला फ्लक्स Vn कैप ds होता है, क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है, इसीलिए उसके साथ एकांक सदिश n कैप भी लगा दिया गया। तो वही कह रहा था पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स Vn कैप ds होता है, तो इसको ध्यान देना। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई पृष्ठ है,
इस तरह से है, मान लीजिए पाइप है कोई, इस तरीके से कोई पाइप है मान लीजिए ये, अब इससे 90 डिग्री पे इस तरह से देखिए पृष्ठ ये, इससे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कह रहा है कि ये जो 90 डिग्री का कोण है, तो इस प्रकार से जो है ये पानी एकदम इस तरह निकलना चाहिए, वेग इसका एकदम 90 डिग्री अभिलंबवत होना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई कोण बना दे, मान लीजिए ये कोण बन गया, ये कोण थीटा हो गया, तो अब हमको लेना तो 90 डिग्री ही है, तो इस वाली रेखा पर क्या स्थिति बनेगी, एक अभिलंब इधर पड़ जाएगा, तो पास में कास, सामने साइन जाएगा, तो ये पास वाली भुजा है तो ये कास थीटा हो जाएगी। और अगर v है, ये क्षेत्रफल ds है, तो ये हमारा ds कास थीटा हो जाएगा, ds कास थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि इस पृष्ठ पर अभिलंब द्रव के प्रवाह की दिशा अर्थात v के समांतर नहीं है, ये v के समांतर नहीं है, अगर द्रव के प्रवाह की दिशा अगर ये v इधर होता और v के समांतर न होता, तो कह रहा है कि थीटा कोण अगर बनाता तो v के अभिलंब तल में प्रक्षेपित क्षेत्रफल ds cos थीटा होगा। तो ds cos थीटा कैसे होगा हमने बता दिया। और जब ये पृष्ठ ds cos थीटा होता तो अतः पृष्ठ ds के बाहर वाला फ्लक्स जो होगा, तो ये यूनिट वेक्टर n कैप रख दिया, तो n कैप के हिसाब से vn कैप ds हो जाएगा, ये जो फ्लक्स गुजरेगा। अतः पृष्ठ ds से बाहर जाने वाला फ्लक्स जो पहले v ds था, अब vn कैप ds हो जाएगा। तो ये n कैप हमारा जो है ये एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश को n कैप को हम लोग कैसे लिखते थे, सदिश अपान परिमाण, तो वो चीज है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको निरूपित करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रकरण के लिए हम एक समतुल्य राशि को परिभाषित करते हैं और उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तथापि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव प्रवाह के प्रकरण के विपरीत यहाँ प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रेक्षण योग्य राशि का कोई प्रवाह नहीं। तो जैसे द्रव प्रवाह है तो कह रहा है कि समझाने के लिए हमने बता दिया है, लेकिन अगर प्राकृतिक नियमों को ध्यान दिया जाए और परीक्षण किया जाए तो प्रवाह प्रेक्षण योग्य राशि का कोई प्रवाह नहीं। अब देखिए कह रहा है उपरोक्त वर्णित विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्रण में हमने देखा कि किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत, किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता की माप होती है। तो जाहिर बात है जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी बिंदु पर ई यानी विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत कोई डेल्टा या क्षेत्रफल का छोटा समतलीय अवयव रखें तो इससे गुजरने वाली रेखा क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस के अनुक्रमानुपाती होगी। तो क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी वो ई डेल्टा एस के अनुक्रमानुपाती होगी। अब देखिए यहाँ पर जब कोई द्रव गुजरता था तो क्षेत्रफल यहाँ पर जब कोई देखिए द्रव गुजरता था तो क्षेत्रफल गुणे द्रव का वेग जो है ये फ्लक्स को बताता था। और जब हम विद्युत की बात करेंगे तो वेग की जगह विद्युत आ जाएगा, वैसे ही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी वो ई डी एस के अनुक्रमानुपाती होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर वी डी एस लिखा है वैसे ई डी एस लिख देंगे, कोई अंतर ही नहीं है, सेम वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है
कि यह कहना उचित नहीं है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस के बराबर होगी। क्यों? वास्तव में क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऐसा विषय है जो हम कितनी क्षेत्र रेखाएं खींचने का चयन करते हैं पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न बिंदुओं पर दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की आपेक्षिक संख्या के ज्ञान होने में ही इनकी भौतिक सार्थकता है। कहने का मतलब कितनी संख्या हो तो हम अपने से बना लेते हैं, तो इसलिए अनुक्रमानुपाती कहना ज़्यादा उचित है, संख्याओं के बराबर कहना उतना उचित नहीं। बात शायद समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है मान लीजिए हम क्षेत्रफल अवयव को किसी कोण थीटा पर झुका देते हैं तो स्पष्ट है अब इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो 90 डिग्री पर जितनी बल रेखाएं गुजर रही थी, जब इसको एक तरफ को झुका देंगे तो कुछ बल रेखाएं बाहर चली जाएंगी, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा तिरछा। तो अब ये इससे ज़्यादा एरिया घेरेगा तिरछे में पूरी बल रेखाओं को प्राप्त करने के लिए, जबकि एरिया कांस्टेंट है तो कुछ बल रेखाएं बाहर से निकल जाएंगी। तो वही कह रहा है चूंकि ई के अभिलंब क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस का प्रक्षेप डेल्टा एस cos थीटा, जैसा हमने अभी बना करके दिखाया। जैसे ये डेल्टा थीटा है तो अगर हम इस तरफ लें तो पास में cos तो डेल्टा एस cos थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण ले लेंगे ये वाला तो इसमें साइन आ जाएगा। थीटा से जो अलग हम लोग अवयव बनाते हैं कंपोनेंट, उस वो साइन के साथ जाता है और थीटा के साथ वाली भुजा हमेशा cos के साथ जाएगी। हर जगह इस बात को ध्यान रखना। तो वही कह रहा है कि अतः डेल्टा से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस cos थीटा के अनुक्रमानुपाती है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि डेल्टा एस इधर को लिया गया है और ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो ये डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं। भाई कह रहा है जब थीटा 90 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं, डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं और इससे कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। चित्र 1.18। तो अगर हम चित्र 1.18 देखें तो अगर जो है ये पृष्ठ जो है ये ऐसे न करके, ये अभी लंबवत है, ये लंबवत है, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए पृष्ठ तो जाहिर सी बात है, मतलब ये प्लेट को ऐसे कर दिया जाए जिधर बल रेखाएं जा रही हैं, तभी तो बल रेखाएं समांतर होंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ जो ऐसे होगा, पृष्ठ हम इसके लंबवत मानते हैं ना, तो ये इसके लंबवत है पृष्ठ अभी बल रेखाओं के। जब हम इसको ऐसे कर देंगे, मान लीजिए पृष्ठ इस तरह हो गया, जब इस तरह हो जाएगा तो अब ये पृष्ठ का लंबवत ये इस तरह माना जाएगा। ये जो इसका वो है तो ये जहाँ जिधर प्रतिक्रिया दिखाई जाती है वही माना जाता है। तो पृष्ठ बल रेखाओं के तो समांतर हो गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल लंबवत हो गया इन पृष्ठ रेखाओं के, इसलिए कह रहा है थीटा 90 डिग्री है। तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं। तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समांतर हो जाएंगी और इससे कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। ऐसी बात समांतर हो गई तब इससे कौन सी क्षेत्र रेखा गुजरेगी? सब इधर उधर से निकल जाएंगे, इससे कोई गुजरेगी ही नहीं। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है कि पृष्ठ अभी देखिए 90 डिग्री पर है। अब ये कोई भी कोण बना सकते हैं, तो हम इसको 90 डिग्री से घुमा करके 180 कर सकते हैं। अगर 180 कर देंगे तो पृष्ठ की बल रेखाएं, जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं, उसके ये समांतर हो जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लंबवत हो जाएगा थीटा बराबर, लेकिन ये जो पृष्ठ है ये देखिए ये समांतर हो जाएगा बल रेखाओं के। ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो इसको समझना है। चित्र 1.18।
तो अब देखिए यहाँ पर वो दिखाया है कि ये लंबवत हो गई, तो एक खाली जगह छोड़ दिया है कि मतलब कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है जब समांतर हो गया उसको। अभी इस तरह की कागज में नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिला के हमने जो बताया है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए पूरी बल रेखाएं हैं, यहाँ पर कुछ कोण पे है तो कुछ बल रेखाएं हैं। जो भी दिखाया ई तथा एन कैप के बीच झुकाव थीटा पर फ्लक्स की निर्भरता। आप देखिए कह रहा है बहुत से संदर्भों में क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के साथ साथ उसका दिक् विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है, यानी उसका ओरिएंटेशन कैसा है। अंग्रेजी में दिक् विन्यास को ओरिएंटेशन कहेंगे, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में किधर है, ये दिक् विन्यास कहेंगे या ओरिएंटेशन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। उदाहरण के लिए किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमाण स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए हैं। फिर से पढ़िए, दिग्विन्यास का मतलब कह रहा है उदाहरण के लिए किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमाण यानी मात्रा स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए हैं। ऐसी बात है, यदि आप इसे जल प्रवाह के अभिलंब रखते हैं यानी पूरा 90 डिग्री पर, तो अन्य सभी दिग्विन्यासों की तुलना में इस विन्यास में रिंग से अधिकतम जल गुजरेगा। ऐसी बात है कि ये पाइप है, 90 डिग्री पर क्षेत्रफल होगा तो अधिक से अधिक पानी गुजरेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। अब समझ में आया कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान क्यों माना जा रहा है। देखिए कि एक लाइन जब बहुत अच्छे से समझ में आती है तब समझ में आता है। अब जब दिशा पर ये क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं वो क्षेत्रफल की पोजीशन पर निर्भर कर रही है, अभिविन्यास पर, तो यहाँ क्षेत्रफल भी हमारा सदिश अवयव की तरह व्यवहार करेगा, जबकि क्षेत्रफल वैसे अदिश होता है। तो वही कह रहा है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, इसमें परिमाण के साथ हमारी दिशा भी हो जाएगी। समतलीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्दिष्ट की जाए, स्पष्ट रूप से तल पर अभिलंब तल का दिग्विन्यास निर्दिष्ट करता है। कह रहा है कि कोई समतलीय क्षेत्र है तो उसकी दिशा कैसे निर्धारित की जाए, तो कह रहा है स्पष्ट रूप से तल पर अभिलंब तल का दिग्विन्यास निर्दिष्ट करता है। जैसे ये देखिए तल है, फिर 90 डिग्री पर एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर खींच दिया है एन का, तो ये बताएगा जो है कि समतलीय क्षेत्र सदिश की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश है। ये समतलीय क्षेत्रफल की जो दिशा है, इधर को क्षेत्रफल होगा तो इसकी दिशा अभिलंब के अनुदिश है। ये देखिए 90 डिग्री पर अभिलंब जो खींचा गया है इस प्लेट के, तो ये दिशा इसको बताएगी समतलीय क्षेत्रफल सदिश को। तो इन बातों को अच्छे से समझते जाइए, यही बातें क्वेश्चन में पूछेगा और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी वक्रित पृष्ठ यानी मुड़ा उड़ा हो जैसे इस तरह है के क्षेत्रफल को किस सदिश से कैसे संबद्ध किया जाता है। हम यह कल्पना करते हैं कि वक्रित पृष्ठ बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इधर उधर मुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वी गोल है लेकिन हम जितने में घर बनाए हैं इतना हमको प्लेन लगता है, तो इसी को कह रहा है कि ये गोल तो है, वक्रित तो है, लेकिन इसका अगर छोटा सा टुकड़ा हम काटें तो वो हमें समतल महसूस होगा। तो उसी की बात कह रहा है कि यहाँ पर किसी वक्रित पृष्ठ के क्षेत्रफल को किसी सदिश से कैसे संबद्ध किया जाता है। हम यह कल्पना करते हैं कि वक्रित पृष्ठ बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है और पहले स्पष्टीकरण के अनुसार
इससे सदिश संबद्ध किया जा सकता है। छोटे से क्षेत्रफल अवयव को जब हम समतल मान लेंगे तो उसके पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको भी छोटे भाग को हम सदिश मान सकते हैं। यहाँ एक संदिग्धता पर ध्यान दीजिए, किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है। ध्यान देना है कि किसी क्षेत्रफल अवयव की जो कंपोनेंट है उसकी दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है, इसको ध्यान देना, ये बहुत अहम बात है। किसी क्षेत्रफल अवयव यानी कंपोनेंट की दिशा, जैसे क्षेत्रफल के कई भाग तोड़ दिए जाए तो प्रत्येक भाग यानी कंपोनेंट उस अभिलंब के अनुदिश होगा। परंतु अभिलंब दो दिशाएं संकेत कर सकता है। परंतु ध्यान दीजिए कि अभिलंब दो दिशाएं संकेत कर सकता है। कैसे? किसी क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध सदिश की दिशा का चयन किस प्रकार किया जाता है, इस समस्या का समाधान इस संदर्भ में उचित कुछ परिपाटियों के निर्धारण द्वारा किया गया है। बंद पृष्ठों के प्रकरणों के लिए यह परिपाटी अति सरल है। अगर पृष्ठ बंद है, क्लोज्ड है, तो कह रहा है इसको समझने के लिए जो परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी या परिपाटी जिस तरह से वैज्ञानिक हमको बताए हैं उसी के अनुसार सब लोग मानते हैं, तो उसी को परिपाटी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि बंद पृष्ठों के प्रकरणों के लिए यह परिपाटी अति सरल है। किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध सदिश की दिशा बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा मानी जाती है। तो इसको ध्यान दीजिए कि अगर कोई पृष्ठ बंद है और उसके क्षेत्रफल अवयव की दिशा अगर हम माने तो उसकी दिशा को बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा मानी जाएगी, यानी बाहर की ओर 90 डिग्री के कोण पर। इसी परिपाटी का उपयोग चित्र 1.19 में किया गया है। चित्र 1.19 है, देखिए छोटा भाग है, अगर ये पूरा सरफेस क्लोज है तो ये 90 डिग्री पर देखिए एन कैप लिख दिया है, एकांक सदिश है जो इस क्षेत्रफल के लिए। इसी परिपाटी का उपयोग किया गया। इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल अवयव सदिश डेल्टा एस का मान डेल्टा एस एन कैप होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसी क्षेत्रफल को सदिश बनाना चाहते हैं तो एकांक सदिश एन कैप का हमको इसमें गुणा कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दे रहा है कि यहाँ डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है तथा एन कैप इस बिंदु पर बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है। अब हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर आते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। दोनों देखिए वेक्टर हैं, सदिश राशियां हैं। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्मॉल ई, यहाँ पर देखिए मोटे अक्षर में लिखा है यानी ये सदिश है, यहाँ सब स्मॉल है, इसका मतलब ये अदिश है। तो ई मतलब विद्युत क्षेत्र का केवल उसकी संख्या जो आएगी, इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, इनटू डेल्टा एस कास थीटा। कास में कोई भी कोण हो सकता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये चीज हो जाएगा। जो पहले की भांति इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। वही कह रहा है, जो पहले की भांति इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो भी क्षेत्रफल है उससे 90 डिग्री पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसी की बात कह रहा है। यहाँ थीटा क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा ई के बीच का कोण है, जैसा हमने पीछे देखा है। पूर्वोक्त परिपाटी के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए थीटा क्षेत्र अवयव पर बहिर्मुखी अभिलंब तथा ई के बीच का कोण है। पूर्वोत्तर परिपाटी के अनुसार, यानी पहले जो वैज्ञानिक मानते चले आए हैं या किताब में लिखा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रहा है पूर्वोत्तर परिपाटी के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए
थीटा क्षेत्र अवयव पर बहिर्मुखी अभिलंब तथा ई के बीच का कोण है। यानी जो बाहर की ओर जो ये एन कैप हमने लिखा है, ये और विद्युत क्षेत्र जो ई है उसके बीच का कोण है। ध्यान दीजिए कि हम व्यंजक ई डेल्टा स्क्वायर थीटा पर दो ढंग से विचार कर सकते हैं। ई ब्रैकेट में डेल्टा स्क्वायर थीटा अर्थात ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप का ई गुना है। फिर से ध्यान दीजिए, ये ई के साथ cos थीटा हो सकता है या डेल्टा के साथ cos थीटा हो सकता है। तो यहाँ ब्रैकेट में डेल्टा एस के साथ cos थीटा है, तो कह रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि ई पर क्षेत्र अभिलंब, ये क्षेत्रफल है ना डेल्टा एस, तो इसका जो लंबवत अभिलंब बनाया गया ये चीज मान लीजिए, तो ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप का ई गुना है, अर्थात ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप का ई गुना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये इसके साथ कोई कोण बना रहा है, तो ये इस पर एक तरह से हमारा इस पर एक परछाई है, इसकी परछाई है इस पर, उसी को डेल्टा स्क्वायर थीटा कह रहा है। अगर ये पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस पर परछाई है, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने देखा। तो वही कह रहा है कि अर्थात ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप, ये जो इस पर परछाई आ रही प्रक्षेप, अगर यहाँ उजाला लगाया जाए, उजाला बल्ब लगा दिया जाए, तो यहाँ पर जितने भाग में उजाला नहीं लगेगा उसी को प्रक्षेप कहेंगे। प्रक्षेप का ई गुना, ई का क्योंकि गुणा है, अर्थात ई डेल्टा एस, ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का यहाँ पर बना दिया है, ये नीचे लाइन खींच के ऐसे कर दिया है परपेंडिकुलर का, इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से 90 डिग्री पर इस तरह से देखिए बना हुआ है। छोटा हो तो किताब में देख लिए, अर्थात क्षेत्र अवयव पर अभिलंब के अनुदिश ई का अवयव गुना क्षेत्र अवयव का परिमाण है, मतलब कितने गुना है ई का, ये कहने का मतलब जो हमारा क्षेत्र अभिलंब है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा समीकरण 1.11 से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा को सैद्धांतिक रूप में किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स को परिकलित करने में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह करना है कि हम पहले पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक अवयव यानी छोटे भाग के लिए फ्लक्स परिकलित करके उन्हें जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त कर लेते हैं, अगर मुड़ा उड़ा पृष्ठ है तब। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई लगभग बराबर होगा समेशन, यानी सब छोटे छोटे टुकड़ों का जोड़, इस चिन्ह को समेशन कहते हैं, ई डेल्टा एस। यहाँ सन्निकट चिन्ह लगाने का कारण यह है कि हमने छोटे क्षेत्रफल अवयव पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना है। गणितीय रूप से यह केवल तभी यथार्थ है जब आप सीमा डेल्टा एस टेंड्स टू 0 लें, अर्थात समीकरण 1.12 में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तभी सही होगी जब डेल्टा एस यानी छोटे छोटे जो टुकड़े लिए गए हैं मुड़े हुए क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो उनमें क्षेत्रफल इतना कम लिया जाए कि वो क्षेत्रफल का टुकड़ा इतना कम लिया जाए कि वो 0 के बराबर हो, तब ये समीकरण हमारे लिए काम आएगा, नहीं कोई मतलब नहीं। इसकी सत्यता तभी है जब डेल्टा एस 0 की सीमा के नजदीक हो। अब हमारा आगे आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, और वैद्युत द्विध्रुव हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।